अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बुड्डो डिजिटल और आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर, बिलखुसूस क्रिकेट पर हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद वो काफ़ी मायूस करना है। और इन सब पर बात करने के लिए द वन एंड ओनली शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज? अच्छा, क्रिकेट इस वजह से हमने आज मौजूद बहस बनाया है कि भाई क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ती है, नेशंस को जोड़ती है। स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे यूँ समझे एक किस्म का मज़हब है क्रिकेट, मतलब लोग बड़ा पसंद करते हैं इस खेल को। हॉकी हमने पहले ही तबाह कर दी, आपके सामने ही तबाह हुई होगी। और इसके अलावा आप देखें स्क्वैश, एक ज़माने में हम चैम्पियंस थे। क्रिकेट में भी काफ़ी हद तक हमने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी हमने जीती, उसके बाद कोई ट्रॉफी नहीं मिली। क्या वजह है सर? यार इसमें तबाही में जो है ना, हम किसी दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हम अपने दुश्मन खुद हैं। मकसद हमने अपने मुल्क के सारे इदारे तबाह हो गए। तो इसी तरीके से एक वाहिद इदारा बचा पीसीबी का। सही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी दूसरे इदारों की तरह तबाही की तरफ जा रहा है। वक्त करता है परवरिश बरसों सानिया एकदम नहीं होता। वो पुराना शेर है ना, बार बार इसको पढ़ते हैं। तो क्रिकेट का भी यही हाल हो रहा है। हमने मकसद तैयारी करके नहीं रखी और हमने मॉडर्न डेज़ के हिसाब से अपने क्रिकेट को डेवलप नहीं किया। हमने जो चीज़ें आज के दौर में चाहिए थी, जो चीज़ें हमें T20 क्रिकेट में करनी थी, जो चीज़ें हमें 50 ओवर्स में करनी थी, जिस तरीके से मॉडर्न डेज़ में टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, हमने वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं करी। और उसके अल्टीमेटली नताइज ये सामने आ रहे हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट में पीछे हो गए, ODI में पीछे हो गए, 50 ओवर्स में पीछे हो गए, हमारा कहीं नामो निशान। अच्छा शोएब भाई, ठीक है PSL और IPL को हम ज़रूर कंपेयर करेंगे, लेकिन आप मुझे 1999 वाला जो एक वाक़या है ना, जो किस्सा है, वो अगर आप ऑडियंस को बता देंगे ना कि हुआ क्या था। 1999 वाला मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। उस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हमने लीग मैच में हराया भी था। और वो उस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया कम से कम 2011 तक वर्ल्ड कप में नहीं आ रही थी। और 2011 के वर्ल्ड कप में अगर किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो वो भी पाकिस्तान थी। ठीक है ना। उस वक्त हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, फाइनल में भी हमें लगता था कि हम तकरीबन चैंपियन बन चुके हैं। फाइनल से एक रात पहले मुसलसल बारिश हो रही थी, फाइनल के दिन भी बारिश हो रही थी। और मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि जनाब टॉस जीत के हम जो है ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सीमिंग कंडीशन थी और विकेट जो थी बॉलर्स का मदद दे रही थी। अब उसके बाद अचानक फैसला ये होता है जब टॉस होता है, और जब जैसे टॉस होता है तो जब उनसे पूछा जाता है तो वसीम अकरम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं। ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब वसीम अकरम से बार बार कौम मांगेगी, वसीम अकरम को देना पड़ेगा। ये सवाल जो था उनसे जस्टिस कमीशन रिपोर्ट में भी किया गया था। इस सवाल के मुतालिक एजाज़ अहमद भी बता चुके हैं। एजाज़ अहमद बताते हैं कि जनाब उस दिन इमरान खान जो कप्तान थे, कुछ भी कह लो, इमरान खान एक बड़े कप्तान थे क्रिकेट के हवाले से। अगर हम बात करते हैं ना उसके वैसे क्या समझते हैं, तो हम सियासत पे तो बात नहीं करते, सियासत पे तो मेरा उससे इख्तलाफ है ना, मगर क्रिकेट के हवाले से जो क्रिकेटिंग उसकी नॉलेज है, इमरान खान के नॉलेज को आप चैलेंज नहीं कर सकते। सियासत में तो माशाल्लाह इस पे अलग से एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। हाँ, क्रिकेट पे अभी हम बात करते हैं। तो एजाज अहमद कहता है कि जब हम टॉस जीत के मैं ग्राउंड पे जा रहा था तो एजाज अहमद ने मुझे, वो इमरान खान ने मुझे आवाज़ दी कि एजाज इधर आओ, क्या हुआ? टॉस कहना हमने टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। तो इमरान खान ने छुट्टे कह दिया आप लोग मैच हार गए। तो अब इसका सवाल का जवाब जो है ना, जो वसीम अकरम टीवी पर आके इतनी बातें करते हैं और वो कहते हैं पुरानी बातें भूल जा, हम नहीं भूल सकते। हम 96 का वर्ल्ड कप भी नहीं भूल सकते, जब आपने क्वार्टर फाइनल के अंदर आप बड़ी अजीब सी इंजरी थी जिसका किसी को पता नहीं, आप बाहर बैठ गए थे। तो कुछ हमारी माजी में क्रिकेट इस किस्म के सवालात से कंट्रोवर्सी से भरी हुई, भरी पड़ी हुई है। और जो हमारी तबाही का जिम्मेदार भी बनी है, उसके अंदर बोर्ड भी कसूर है। अगर इन्होंने, अच्छा फिर उस पर हम बात करते हैं कि यार इसके अंदर भैया आपके, अगर हम सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध की मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मकसद तुम्हें भी तो उसमें पता होगा ना कि हमारे सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। आया कि वो ग्राउंडों के हवाले से काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बात की, हमारा नियाज स्टेडियम था यार, नियाज स्टेडियम को घोड़ों का अस्तबल बना दिया है उसमें। यहाँ पर हमारे पूरे कराची में जो थे ग्राउंड के जुमा बाजार लगे हुए थे, वो सारे ग्राउंड ख़त्म कर दिए हैं। वहाँ पर चाइना कटिंग हो गई है, वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई हैं, प्लाजा बन गए हैं। तो फिर लड़का क्रिकेट कैसे खेलेगा? सिंध से लड़का कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही बात। लेकिन कराची से तो आ रहे हैं लड़के, लेकिन सिंध के दीगर जो शहर हैं वहाँ से जो अभी मुश्ताक कलोड़ा एक नाम आया है जो कि बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, शाहनवाज दानी का नाम आया, जायद महमूद है, इस तरह शर्जील खान पे आते हैं। सर जी, शर्जील खान ने आखिर क्या कर दिया था? ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि उनको आज तक
नेशनल टीम से इग्नोर किया जाता है। यार वही बात है ना कि जब आपने एक तरफ वही जुर्म था शर्जील खान का, बल्कि शर्जील खान का तो इतना बड़ा जुर्म भी नहीं था, उन्होंने तो शायद सिर्फ बताया नहीं था ना। मोहम्मद आमिर के साथ तो आपने इतना उसको कंपनसेट किया, सब कुछ कर दिया, तो ये था कि यार उसकी तो एक बातचीत हुई थी, अब उसका इतना बड़ा आपने उसको गुनाह कह दिया। सजाएं भी सिंध के क्रिकेटर्स के लिए अलग होती है, पंजाब के क्रिकेटर्स के लिए अलग होती है सजाएं भी। इन बातों से तो ये लगता है ना कि यार आपने अगर सजा मैंने तो मिसाल दी थी ना, जब आपने मोहम्मद आमिर को आपने माफ करके टीम में ले लिया, आखिर तक खेल लिया, तो शर्जील तो यार बड़ा शानदार किस्म का हिटर था। आजकल जिस किस्म की मॉडर्न डेज की क्रिकेट हो रही है, शर्जील तो ये आज से 10 साल पहले ये क्रिकेट खेला करता था कि जनाब अब तो 5 ओवर के अंदर 80-90 रन चाहिए होते हैं। शर्जील तो आज से 10 साल पहले खेलता था, वरना पहले तो फॉर्मेट ये था। तो कुछ जाती पसंद नापसंद ने भी हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ कप्तानों की जाती पसंद नापसंद ने, मतलब बाबर आजम के लिए दोस्ती यारी का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उस दोस्ती यारी ने भाई देखो ना, वो सुसर आए, अब तो पैकेज चल रहे हैं, मकसद जो सुसर होगा वो अपने दामाद को भी खिलाएगा। मकसद पहले इसी दामाद को बाहर निकाल दिया इस बुनियाद पर कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, सुसर आ गए, उसकी परफॉर्मेंस हो गई, उसकी इतनी लानती परफॉर्मेंस है कि जनाब उसने पता नहीं 11 ओवर के अंदर 120-30 रन दिए और कोई शादाब खान की बात कर रहे हैं ना हम, हाँ राइट आर्म फुल टॉस बॉलर। अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई खास तो नहीं, कोई खास कारकर्दगी नहीं करी है, ना उन्होंने बैटिंग करके दी है, ना कुछ करके दिए। तो ये वाइस कैप्टन कैसे बन गया, मुझे यही तो सवाल है ना कि वाइस कैप्टन कैसे बन गया। आपने उसको ठीक है आप टीम में लेके आते, ठीक है, कैसे टीम में लेकर आ जाते यार, टीम में लेके भी आए, फोर्स ये होता रहा है ना पाकिस्तान, तो फिर बाहर क्यों निकाला जब आप उसको टीम में लाना ही था। तो ये इस किस्म के सवाल आते हैं, हमारी टीम ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर जनाब वो शाहिद आफरीदी है, वो टीम की परफॉर्मेंस पे अगर बात होती है तो उनका फौरन मिजाज ये होता है कि यार शाहिन शाह आफरीदी को कप्तान बना दो, शाहिद आफरीदी को। अबे भाई क्यों कप्तान बना दो। अभी जो 14 वनडे T20 मैच था उसमें आपको पता है 15वें ओवर तक न्यूजीलैंड ने कोई छक्का नहीं मारा था। अब जब छक्का मारने के लिए बॉलर की बारी आई तो पता किस बॉलर ने छक्का, शाहिन शाह आफरीदी। मतलब पता नहीं 14वें 15वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम छक्का नहीं। वो अपने आप को एक ऐड आता है प्रीमियम फास्ट बॉलर, यार प्रीमियम फास्ट बॉलर का हशर तो देखो क्या हो रहा है, डेटा बहुत है, हाँ डेटा बहुत है, डेटा का क्या हशर हो गया। तो वो सब उनका फोकस जो था क्रिकेट था, वो क्रिकेट खत्म हो गई है, वो दूसरे पता नहीं किन चीज़ों की तरफ लग गए। उसका एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आता। शाहिन शाह अफरीदी किस तरीके से बात करता है, कैसे टके की साला बॉल नहीं करता। वो तो मकसद एक, हम इंडिया के बॉलरों का मजाक उड़ाते थे कि भागते स्पिनर मीडियम पेसर, अब भागते स्पिनर तो ये शाहिन शाह अफरीदी हो गए। यानी दुनिया गोल है। हाँ वो घूम फिर के जो है ना बात वो हम पे आ गए। एक ज़माने हम मजाक उड़ाया करते थे यार इंडिया के अजीब से स्पिनर, उनकी बॉल विकेट तक भी नहीं आती। हाँ भविष्य कुमार, और वो सारे के सारे यार जैसी करनी वैसी बननी, वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो हम पे दिखा दी। वहाँ पर जसप्रीत बुमराह, अर्शद राणा जैसे पैदा हो रहे हैं, वो सब आ गए। यहाँ पर जो है ना मकसद अजीब किस्म के वो हो गए। तो क्या फ़र्क है इंडिया क्रिकेट में और पाकिस्तान के? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया का स्ट्रक्चर चीज़ों पे आप जो ना मकसद देखो इंडिया का जो उनका डोमेस्टिक, देखो एक तो सबसे बड़ा ये कि इंडिया के जो है ना मेरिट है, और इंडिया सबसे अहम काम जो करता है अपने डोमेस्टिक पे फोकस करता है। उसका प्लेयर जो है ना वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल रहा है, रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहा है। इसकी मैं एक मिसाल ऐड करना चाहता हूँ। अभी रोहित शर्मा ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, उससे पहले इन्होंने वर्ल्ड कप भी रोहित शर्मा की कैप्टनशिप जीता है। लेकिन कल परसों उनके सिलेक्टर का बयान आया है कि रोहित शर्मा अगर अपनी फिटनेस पे काम नहीं करेंगे वो अगली सीरीज से बाहर। यही तो वजह है ना, हम जो सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई जितवा दे तो यार हमारे यहाँ तो ये बातें सुनने में आ रही हैं। शाहिन शाह अफरीदी जैसे वो लंगड़ा किस्म का बॉलर है, चला जाता नहीं है। आप अपने डॉक्टर्स को पैसे दे के तो आप फिटनेस टेस्ट क्लियर करा रहे हो, आप अनफिट होते। हारिस रऊफ, यार हारिस रऊफ अब खत्म हो गए ना। तो हम उस पर बात कर रहे थे कि इंडिया के हवाले से इंडिया का एक सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम है वो आपने वाइट बॉल भी खेलनी है, रेड बॉल भी खेलनी है। हमारे बॉलर यार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 4 डेज क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आप 50 ओवर्स के अंदर आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। वही हशर होना था जो आज हमारी क्रिकेट का हशर हो गया, और अल्टीमेटली हम जो है ना उसी जवाल की तरफ जा रहे हैं जो हमारे हॉकी की तरफ था, जो हमारे क्रिकेट की वो स्कॉच की तरफ था। कोई उम्मीद है? उम्मीद बस अल्लाह ताला से। हम तो दुआ करने वाली कौम है, हम लोग तो कुछ अमल करें ना करें, दुआओं पे हम यकीन अभी जो T20 वर्ल्ड कप एशिया कप आ रहा है उसके लिए अच्छी टीम बन रही है,
अल्लाह करे देखें, जनाब। जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है तीसरे T20 में, अगर ऐसे ही खेलते हैं तो फिर बाबर रिजवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबर रिजवान की अगर ये हार भी जाए तब भी जरूरत नहीं है। बाबर रिजवान की मकसद करे क्या वो लोग यार, अब T20 के अंदर 120, 115, 130 का स्ट्राइक रेट काम नहीं करता। अब आपने तो पावर प्ले वो कहलाता है इस वजह से कि उसमें पावर हिटर चाहिए। अब अगर आपने T20 के अंदर 200 प्लस की तरफ नहीं सोचेंगे, आप नहीं जीत सकते। आप क्या समझते इस यंग टीम को मजीद चांसेस देने? बिल्कुल, जब आपने लिया है तो उनको फिर आप 1-2 सीरीज लेके चलें। ये लड़कों में पोटेंशियल है, जिस तरह तीसरा T20 जीते तो इसका मतलब है जीत सकते हैं। ये तो फखर जमान सैम अय्यूब को भी आना है टीम। बिल्कुल, ये आएंगे तो उससे टीम में फर्क पड़ेगा। इनको कम से कम 1-2 सीरीज को 2-3 सीरीज इनको मौका मिलना चाहिए। वर्ल्ड कप, एशिया कप में से कुछ उम्मीदें आपको लग रही है? अल्लाह करे हमारी, मगर उनको रखना ये पड़ेगा कप्तान। अगर आपने सलमान अली आगा को बना दिया तो आपने फिर इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इन्हीं लड़कों को T20 वर्ल्ड कप तक के लिए रहना पड़ेगा, वरना अगर आप हर सीरीज के बाद चेंजेस करेंगे खत्म हो जाएगा। ये बात है। अच्छा, IPL और PSL को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अभी चूंकि साथ होंगे जिसकी वजह से हम थोड़ा, अभी IPL शुरू हो चुका है। तीसरे ही मैच में उनके 250 से ज्यादा रन बने हैं। कल उन लोगों ने तो फॉर्मेट ही ऐसा कर दिया है ना कि यार 250 प्लस जो है ना एक आम स्कोर हो गया। तो वो क्या क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, क्या करें? कमर्शियलाइज हो गई है, पैसा कमाना है। अब आप भी अगर चाहे पैसा कमा लें, उस किस्म की क्रिकेट बना दें। अब क्रिकेट के अंदर देखो T20 में तो ये हो गया 250, आप कैसा भी बॉलर ले लो 250, 250 रन बनने। बात सारी ये है कि आपके बैट्समैन भी इस कैपेबल हो कि वो भी 250, 250 रन बनाना जानते हो। आप बॉलर से नहीं रोक सकते। आप जितने भी कर लोगे, अब 10-20 अच्छी बॉलिंग करके बस वो रोक सकते हो। मगर आपने बैट्समैनों पर फोकस करना है कि आपके बैट्समैन भी पावर प्ले के अंदर अच्छी। अच्छा, ये IPL के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलते, बस वो आपको मैसेज होती होगी कमी। अच्छा, IPL तो छोड़ें, अब तो इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस आ गया है दुनिया भर की लीग्स में। 100 में कोई एक पाकिस्तानी सिलेक्ट नहीं हुआ है। 45 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। उससे पहले साउथ अफ्रीकन लीग हुई, उसमें भी कई पाकिस्तानी सिलेक्ट कराए। सबको तो इंडिया का ये है, जबानी वो कुछ नहीं कहेगा। नहीं सर जी, अब इन्वेस्टमेंट कहीं चली गई। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, उसकी इन्वेस्टमेंट चली गई। हर कोई डरता है ना। मकसद ये आज के उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड ने हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने हारने के बाद, इंग्लैंड ने हारने के बाद इंडिया पे तनकीद करी। तो मैं इनसे कहता हूँ, अबे बेशर्मो, जब पाकिस्तान अकेला रो रहा था तो तुम उस वक्त पाकिस्तान के साथ ब्लॉक में मिलके इंडिया के खिलाफ कहते थे ना कि यार हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर देंगे अगर दुबई के अंदर होगी। तो अब हारने के बाद आप रो रहे हो, तो यार आप कोई ब्लॉक तो बनाओ ना इंडिया की। अगर आपने सुपर मैसी को रोकना है तो आपने ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक नहीं बनाओगे तो भैया फिर माइट इज राइट। तो इंडिया जो कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है। सही है, वो चाहे गलत तो वैसे कुछ हो, मगर ठीक है, आप अगर उसको कोई रोकने वाला उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता तो फिर ठीक है। जो चाहे शोएब भाई, आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अपने जो लेजेंड्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम करने से क्यों मना करते हैं? यानी अभी यूनुस खान ने मना कर दिया उन्होंने कि मैं अफगानिस्तान के साथ काम करना चाहता हूँ। इससे पहले मेरे ख्याल से इंजमाम उलग से मेरे ख्याल से बात हुई यार वो यहाँ पर जो तुमने सवाल किया उसकी वजह यह है कि हमारे पास यूनुस खान ये कहते थे कि अगर मैं किसी प्लेयर को कहूँ तो मेरी प्लेयर सुनते नहीं हैं। अच्छा, यूनुस खान वाकई में इतने जज्बाती है? क्योंकि एक वाकया तो उनका फेमस है, शायद आपने भी सुना हो। इसी नाज़माबाद वाले ग्राउंड में एक छोटे से बच्चे को इसने घसीट के ड्रेसिंग रूम तक लेके गए थे, आपको शायद याद हो। हाँ बिल्कुल। और यूनुस खान हुआ यूँ था, मैं थोड़ा ऑडियंस को बता देता हूँ। हुआ यूँ था, वो बेसिकली पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे, जैसे ट्रेनिंग करते हैं क्रिकेटर्स, वो चक्कर लगा रहे थे। बहुत सारे फैन उसको देखने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग भी आ जाओ, मेरे पीछे चक्कर लगाओ, ठीक है। वो यूनुस खान के पीछे पीछे भाग रहे थे सारे फैंस। एक बच्चा उसके आगे चला गया, वो उनकी ईगो को हट गया, यार बच्चा मुझसे आगे कैसे हो गया। वो बच्चे गए सामने गए, उसके बच्चा उसके टांग में आया और नीचे गिरा है। यूनुस खान को भी गिरा दिया उन्होंने। तो उस बच्चे को घसीटते हुए उन्होंने ड्रेसिंग रूम तक लेके। ये यूनुस खान के मुतालिक मेरी बात सुनिए है, यूनुस खान में थोड़े से शॉर्ट टेम्पर आदमी हैं। 2009 के वर्ल्ड कप के जीतने के बाद प्लेयर्स की जो एक पावर बन गई थी, उनकी वजह भी यही थी कि यूनुस खान जो थे बहुत सख्त रवैया रखते थे। शाहिद आफरीदी भी ऐसा ही है, वो सुना लगे एयरपोर्ट पर किसी को चमाट भी मार दी थी। यार ये तो सब प्लेयर के लिए सुन रहा है, और ये बड़े प्लेयर्स को भी चाहिए कि भैया आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बने, इस क्राउड की वजह से बने, लोग आपको पसंद करते हैं। अगर कुछ मिसबिहेव हो जाता है तो आपने कंट्रोल रखना होता है ना। देखो सरफराज की बात सबके सामने है ना। सरफराज को एक दफ़ा एयरपोर्ट के अंदर एक कोई बेहुदा किस्म का लड़का जो था वाहियात किस्म की बातें कर रहा, मगर सरफराज ने एक जवाब नहीं दिया था। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और वो मुस्तकिल उसको और उसकी फैमिली के मुतालिक अजीब किस्म की बातें कर रहा था। जब सरफराज वो वर्ल्ड कप हार के आया था, सरफराज ने एक बात नहीं कही थी। तो ये बात तो इसी तरीके यूनुस खान या दूसरे प्लेयर्स को है कि तो जो तुमने वो मेन सवाल ये था कि जनाब क्यों नहीं बनते, तो एक तो वजह ये है कि यहाँ के प्लेयर्स जो है ना सुनते नहीं हैं, और दूसरी वजह पैसे की।
मकसद अब इंटरनेशनली इतने पैसे मिलने लग गया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इतने पैसे नहीं देगा तो दूसरा बोर्ड देता है। अमेरिका से ऑफर आ गई, और अफगानिस्तान अफगानिस्तान चलो हार भी गया तो इतना बड़ा कोई यूनुस खान पे बैकलैश नहीं आएगा। पाकिस्तान अगर हार जाता, वो हार तो गया वैसे, उनको पता है ना कि यार फिर वो खामा खाएं की जिल्लत भी होती है। तो उससे बेहतर यही है कि यार और इंटरनेशनली जो हमारी उन्होंने ये भी समझा कि भाई टीम जो सिलेक्ट हुई है वो जीतने के लिए वो हुई जीतने नहीं। के काबिल नहीं है, ये लोग इतना समझते भी हैं। अच्छा फिर क्या होता है कि यहाँ पर आकिब जावेद इतने पावरफुल हैं कि आकिब जावेद अब कोई इतना पावरफुल प्लेयर अपने साथ रखेंगे नहीं, ये याद रखिए। ये हमारे यहाँ प्लेयरों के अंदर जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन ने भी कहा कि भाई ये लॉबी करते थे, हाँ वो इतने पावरफुल होगा कि उनको हटवा दिया उसमें। अच्छा, तो ये सारी तो बातें वाकई में होता होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेयर पावर चलती है। और वो अब आकिब जावेद होल एंड सोल हैं, अब जब वो निकाले जाएंगे तो फिर वो बातें वो निकलेंगे उसमें से। चलो शोएब भाई, मुस्तकबिल इंशाल्लाह कोशिश दुआ करते हैं के ना साथ हमारा क्रिकेट का पाकिस्तान मुस्तकबिल अच्छा ना। और चैंपियंस ट्रॉफी अभी 29 साल बाद पाकिस्तान को एक मेजबानी के लिए मिले, वो भी मुझे लगता है चलिए गए, अब बस दुआ ही कर सकते हैं। चल शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। और नया हमारा भी डिजिटल चैनल है, चैनल्स के लिए सब्सक्राइबर, हाँ हम लोग बिल्कुल दुआ करते हैं कि लोग हमारे जो चैनल को देख रहे हैं देखें और काफ़ी अच्छे कंटेंट आएंगे अभी मजीद इंशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों पे और मुख्तलिफ इशूज़ पे हम बात करेंगे। बर्दो डिजिटल से यही पे हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मिलते हैं नाज़रीन अगले किसी और अच्छे और किसी नए इशू के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।